नमस्कार, शंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो सीरीज हम कर रहे हैं जो कि टेट और सीटेट परीक्षा से संबंधित है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की हम सीरीज चला रहे हैं और इसमें 5 वीडियो पहले भी अपलोड हो चुके हैं और अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को देखिए, क्योंकि हम एक क्रम में ही इन सारी जो भी आपका सिलेबस है सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी को उसे क्रम में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए, इस पार्ट को समझने के लिए आपको उन पहले वाले पार्ट्स को समझना भी ज़रूरी है, तो एक बार ज़रूर उन वीडियोस को आप चेक कर लीजिए। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के जो विभिन्न चरण हैं, विभिन्न अवस्था है, उनके बारे में बात की थी कि कैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्टहुड, इन सारे अवस्थाओं को पार करते हुए एक व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है और हर एक अवस्था में, हर एक चरण में कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु होते हैं जो बच्चे के जीवन में, मानव के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और जो यूनिवर्सल होते हैं। दूसरी चीज ये है कि उसमें मैंने जगह जगह पे आपको ये भी बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन पार्ट से या इन चरणों से पूछे जाते हैं, तो आप एक बार जरूर उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रमुख सिद्धांत। इस पोर्शन से सीटेट में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इसका कारण भी है क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रमुख थ्योरीज में काउंट की जाती हैं और इनसे चूंकि बहुत ज्यादा हमारा साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है, बच्चे के जीवन के प्रमुख भाग जुड़े हुए हैं, तो इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये साइकोलॉजी की प्रमुख थ्योरीज इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मोस्ट थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट फॉल अंडर 3 ब्रॉड एरियाज। जब हम डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं तो इसे हम मेजर बड़े तौर पर अगर बांटें तो 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है साइको एनालिटिकल थ्योरीज यानी मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। दूसरा है लर्निंग थ्योरीज यानी कि अधिगम सिद्धांत। और तीसरा है आपका कॉग्निटिव थ्योरीज यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज जिस थ्योरी की हम बात करेंगे, सबसे पहले हम मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की बात करेंगे। Psychoanalytic theories are those influenced by the work of Sigmund Freud, who believed in the importance of the subconscious mind and childhood experiences. सिगमंड फ्रॉइड दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि उन्हें हम मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं और इनका जो काम है वो हमारे मनोविज्ञान में बहुत मुख्य माना जाता है और मॉडर्न टाइम में भी उनके सिद्धांतों की जो प्रमुखता है, जो महत्वता है, वो बहुत अधिक है। और साइको एनालिटिक थ्योरी या मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो वो एक तो उसमें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी हम पढ़ेंगे, दूसरा उसमें और जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो सिगमंड फ्रॉइड के कामों से, पेपर से, रिसर्च से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, जो कि ये विश्वास करते हैं, यानी जो साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट होते हैं, जो जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये विश्वास जताया है कि एक मनुष्य के जीवन में उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है और जो उसका बचपन का अनुभव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी बच्चे के जीवन को समझना है या किसी व्यक्ति के जीवन को समझना है, उसकी कार्यप्रणाली को समझना है, उसके व्यक्तित्व को समझना है, तो इसके लिए हमें उसके बचपन को समझना भी जरूरी है। इसीलिए इस थ्योरी को हम इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं। दूसरा जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो है एरिक एरिक्सन की। इन्होंने फ्रॉइड के आइडिया को एक्सपैंड किया है, उसको बढ़ाकर अपनी 8 स्टेज थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट को प्रेजेंट किया है, जिसे हम पढ़ेंगे। और इनकी जब आप थ्योरी पढ़ेंगे और जब आप सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें उसमें से कॉमन भी दिखेंगी, लेकिन जब हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं तो उन्होंने
5 स्टेजेस दी है डेवलपमेंट की, विकास की, और एरिक्सन ने उसको एक्सपैंड किया है, उस काम को थोड़े से और रिसर्च किए हैं और उसको एक विस्तृत व्याख्या की है और 8 स्टेजेस थ्योरी प्रेजेंट की है। दूसरी थ्योरी जिसकी हम बात कर रहे थे, लर्निंग थ्योरीज, यानी कि अधिगम सिद्धांत। लर्निंग थ्योरीज फोकस ऑन हाउ द एनवायरनमेंट impacts behavior. Important learning processes include classical conditioning, operant conditioning, and social learning. लर्निंग थ्योरी यानी कि अधिगम का सिद्धांत। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम मतलब जब मानव के व्यवहार में परमानेंट परिवर्तन होता है, यानी कि वो परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि वो क्षण भर के लिए नहीं हो, महीने 2 महीने, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं हो, बल्कि जीवन, उसके पूरे जीवन के लिए वो परिवर्तन हो, उसे हम कहते हैं, उसके अनुभवों के द्वारा वो जब सीखता है तो उसे हम कहते हैं लर्निंग। और लर्निंग के जो सिद्धांत होते हैं, अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं, वो एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, हमारा अपने आसपास के समाज के साथ में जो इंटरेक्शन होता है, वो उसे हम अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और अधिगम मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, अधिगम थ्योरी को जो सपोर्ट करते हैं, उनका ये मानना होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होता है उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। अपनी फैमिली में उसका इंटरेक्शन कैसा है, फैमिली के बाहर इंटरेक्शन कैसा है, समाज के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और यही इंटरेक्शन मनुष्य के बिहेवियर को, व्यवहार को एक दिशा देता है, शेप करता है उसको। और जब हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे लर्निंग थ्योरीज हैं, जिनमें जो प्रमुख थ्योरी है और जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो पहला है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग और तीसरा है सोशल लर्निंग। हम एक एक करके इनको, क्लासिकल आप इसमें पावलोव के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप स्किनर के सिद्धांत को पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बच्चों के जीवन की बात करते हैं तो अधिगम उससे अपने आप ही जुड़ जाता है। और तीसरा है आपका सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग, जिसमें हम बैंड्यूरा की थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो तीसरी थ्योरी जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है आपका कॉग्निटिव थ्योरीज, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, that focuses on the development of mental processes, skills and abilities. Cognitive theories include Piaget's theory of cognitive development. जब संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात होती है, यानी कि हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, दिमाग की बात कर रहे हैं, और ये पूरी तरीके से मेंटल, जो हमारे संज्ञानात्मक मानसिक प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको ध्यान में रखता है, हमारे जो स्किल्स होते हैं उनको ध्यान में रखता है, और हमारी जो एबिलिटी होती है उनको ध्यान में रखकर ये बात करता है हमारे विकास की। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी मानी जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, वो है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और पियाजे, एरिक्सन, फ्रॉयड, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इन थ्योरीज को पढ़िए तो कोशिश करिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाई जा रही है, आप कहीं पे या तो नोट डाउन करें या इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि इनसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है, आप यहाँ से ले रहे हैं, वो पक्की हो जाएगी आपके दिमाग में। ओके, चलिए, ये हो गया वो 3 थ्योरीज कौन कौन सी हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सारी थ्योरीज को कवर करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में जिस हम थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, जिस सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं, वो है फ्रॉइड की थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वैसे जब हम बात कर रहे हैं मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की, तो सिगमंड फ्रॉइड ने करीब 40 साल के अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद पर्सनालिटी की थ्योरी प्रेजेंट की, जो कि डेवलपमेंट से भी संबंधित है। और चूंकि ये एक मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे और उस दौरान इनके पास जितने भी पेशेंट आते थे, उनका जब ये अध्ययन करते थे, तो उन्हें वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिली
कि बहुत सारे जो उनके पेशेंट्स आते थे उनको बहुत तरह की फिजिकल यानी कि जो शारीरिक समस्याएं होती थी, जैसे हेडेक होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग की फीलिंग होना। लेकिन जब ये उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते थे तो उनको हमेशा ये लगता था, कुछ पेशेंट्स के साथ में ये होता था कि उसका कोई फिजिकल बेस नहीं होता था, कोई भी उसका फिजिकल बेस नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद वो समस्याएं दिख रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि वो जो समस्याएं थी वो झूठ थी, वो बिल्कुल सही थी। तो फिर सिगमंड फ्रॉइड को लगा कि अगर इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं और उसका कोई फिजिकल बेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कोई कहीं मेंटल बेस जरूर होगा। और इसी के लिए उन्होंने इसमें रिसर्च किया, इस फील्ड में रिसर्च किया, और उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जब हम किसी बीमारी को महसूस करते हैं और हमें उसके लक्षण भी दिखते हैं और उसका कोई फिजिकल बेस नहीं होता है, तो उस बीमारी को इन्होंने नाम दिया कि हिस्टीरिया। उस बीमारी को इन्होंने नाम दिया हिस्टीरिया। और हिस्टीरिया में क्या होता है, हिस्टीरिया के अंतर्गत ये होता है कि जब भी हमारे लाइफ का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, कोई इस तरीके की घटना होती है जो हमें अंदर तक हिला देती है, जो हमारे लिए बहुत ही हर्ट हमें करती है, नेगेटिव फीलिंग उससे जुड़ी होती है, उस तरीके की इवेंट्स में, घटनाओं में हम उसको डील नहीं कर पाते इजीली, और वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस हो जाती है, जो बाद में इस तरीके के दैहिक जो लक्षण होते हैं उनमें परिवर्तित होकर बाहर निकलती है। और आपने जरूर एक शब्द सुना होगा, हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज करना। और हिस्टीरिया का इलाज करने के लिए उन्होंने हिप्नोसिस टेक्निक का इजाद किया है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत यहां से हुई है। दूसरी चीज जो है, अब हम इस थ्योरी को पढ़ना शुरू करेंगे कि फ्रॉइड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक विकास क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसके स्टेजेस क्या है। जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम फ्रॉइड के जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे, और बाकी का जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है सिगमंड फ्रॉइड का, वो जब हम पर्सनालिटी कवर करेंगे, व्यक्तित्व का चैप्टर कवर करेंगे, तो हम वहां पे पढ़ेंगे। It is proposed by psychoanalyst Sigmund Freud. The theory of psychosexual development describes how personality develops during childhood. जब हम साइकोसेक्सुअल यानी मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, उन्होंने प्रपोज किया है। और इस थ्योरी का जो केंद्र बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द ये सारा सिद्धांत घूमता है, वो है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास बचपन में किस तरीके से होता है, और ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ही थ्रू आउट हमारे लाइफ में काम करती हैं, और उसी की वजह से हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है ये भी निर्धारण वहां से ही होता है, यानी हमारे चाइल्डहुड, बचपन में ही। Freud believed that personality develops through a series of childhood stages in which the pleasure-seeking energies of the id become focused on certain erogenous area. फ्रॉइड ये विश्वास करते थे, उनका ये मानना था कि जो हमारी पर्सनालिटी है ना, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो बचपन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे कई ऐसी घटनाओं की एक सीरीज होती है जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसमें जो सबसे अहम रोल प्ले करता है, जो प्लेजर सीकिंग एनर्जी होती है, जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है बचपन में, वो होता है हमारा इड। ठीक है, वो होता है हमारा इड। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इड क्या है, व्हाट इज इड, जिसे हम हिंदी में उपाह का नाम देते हैं, उपाह के नाम से जानते हैं। इड व्यक्तित्व का जैविक तत्व होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे दुनिया में आने के बाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हम इसे सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको आता है इड, ईगो या सुपर ईगो में से वो कौन सा तत्व है जो जैविक होता है, जो जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़ा होता है, तो आपका जवाब होगा इड, यानी कि उपाह।
तो उपाह व्यक्ति का जैविक तत्व होता है जिनमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होती हैं, जो असंगठित होती हैं, सेक्सुअल होती हैं, कामुक होती हैं और एग्रेसिव होती हैं यानी आक्रामकता पूर्ण होती हैं, तथा जो रूल्स को फॉलो नहीं करती, नियम में को मानने में विश्वास नहीं करती हैं। एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु होता है, उनमें इड की प्रवृत्तियों की भरमार होती है और ये जो इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि आनंद के सिद्धांत पर। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी कि इसे तुरंत खुश होना अच्छा लगता है। ये जो भी डिमांड करता है, इसे लगता है कि उसे तुरंत मिल जानी चाहिए। इसे उचित अनुचित, विवेक अविवेक, समय स्थान, किसी चीज से भी कोई मतलब नहीं होता है। उपाह चूंकि पूर्णता यानी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होता है, अचेतन का हिस्सा होता है, इसीलिए इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। इड मूलतः दो तरीके के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि सहज प्रक्रिया, और दूसरा जो होता है वो है हमारा प्राइमरी प्रोसेस यानी कि प्राथमिक प्रक्रिया। सहज प्रक्रिया में उपाह जो हमारा इड है वो तनाव को उत्पन्न करने वाले सोर्स के प्रति अपने आप अनुक्रिया करके तनाव को दूर कर देता है। चूंकि ये न्यूबॉर्न बेबीज में इसकी भरमार होती है इस प्रवृत्ति की, इसीलिए मैं जो आपको एग्जांपल दूंगी वो बच्चे का ही दूंगी, जैसे खांसना, छींकना, ब्लिंकिंग, आंख को मटकाना, आंख को मचकाना, ये कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्स एक्शन है, सहज प्रक्रिया है जो अपने आप बच्चा करके अपने जो तनाव होता है उसको दूर कर लेता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है प्राथमिक प्रक्रिया, प्राइमरी प्रोसेस, उसमें बच्चा वैसे उद्दीपकों जिनसे पहले इच्छा की संतुष्टि होती है के बारे में मात्र कल्पना करके अपना संघर्ष या तनाव दूर कर लेता है। जैसे बच्चा अगर किसी खिलौने से बहुत पहले खेल रहा होता है, ठीक है, और अगर उसे वो खिलौना बार बार चाहिए और उसके जो पेरेंट्स हैं उसे वो खिलौना नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा उस खिलौने की कल्पना करके ही अपने तनाव को दूर करता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड का मानना है। तो ये है आपका इड, जिसे हम कहते हैं उपाह। दिस साइकोसेक्सुअल एनर्जी यानी कि जो हमारा इड है और जिसे हम लिबिडो भी कहते हैं, was described as the driving force behind behavior। लिबिडो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि यही वो एनर्जी है, यही वो एक ऐसा कह सकते हैं एनर्जी है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है किसी भी व्यवहार को करने के लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा तत्व है जो व्यक्ति को किसी भी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, वो कौन सी एनर्जी है, तो आपका आंसर होना चाहिए लिबिडो। ओके। Psychoanalytic theory suggested that personality is mostly established by the age of 5। जैसा कि मैंने बोला, सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे फोकस करती है, और सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्तित्व का विकास होता है, वो 5 साल तक की अवस्था तक हो जाता है। यानी कि जो 0 to 5 ईयर की एज होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही एक ऐसा पीरियड होता है जो या तो व्यक्ति को बनाता है या बिगाड़ता है। उसी समय के एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग हमें बाद के जीवन में भी काम आते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का मानना है कि 0 से 5 साल तक की जो अवस्था होती है वो व्यक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। If these psychosexual stages are completed successfully, the result is a healthy personality। फ्रॉइड का ये मानना था कि अगर ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, जो कि अभी हम आगे अपनी इसमें वीडियो में पढ़ेंगे, हर एक स्टेज में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई चैलेंज होता है, और अगर हमने उन चैलेंजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है ना, अगर बच्चे ने उस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, वो ट्रेनिंग पूरी कर ली बहुत अच्छे तरीके से, तो वो जो पर्सनालिटी होगी उसकी, जो भविष्य में उसकी पर्सनालिटी होगी, वो एक हेल्दी पर्सनालिटी होगी, स्वस्थ व्यक्तित्व का मालिक होगा वो। लेकिन अगर
वहीं पे वो उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाता, उस गोल को पूरा नहीं कर पाता, या आधे रूप से गोल को पूरा करता, उसे कुछ कठिनाई महसूस होती है, तो फिर वो वहां पे फिक्सेशन की अवस्था में आएगा, यानी बाध्यकरण की अवस्था में वो उस पोजीशन पे अटक सा जाएगा, है ना। यानी कि उस पोजीशन को वो पूरी तरीके से पार नहीं कर पाएगा, वो उस पोजीशन पे रुक जाएगा। और इसका मतलब होता है कि आगे आने वाले जो भी स्टेजेस होंगे उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और भविष्य में जीवन में भी उसके जो बिहेवियर होगा वो कहीं ना कहीं उस अवस्था से ही जुड़ा होगा जिसमें वो अटक गया है। तो ये हो गया है आपका फिक्सेशन, बाध्यकरण। ठीक है, जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, उनमें क्या क्या गोल होते हैं, अगर अचीव कर लिया तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है, और अगर हम उसे अचीव नहीं कर पाए, तो अगर हम फिक्सेशन वाले पॉइंट पे अटक गए हैं वहां पे, तो फिर हमारी जो स्टेज है वो कैसी होगी, और हमारे अंदर क्या क्या खामियां या क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। क्लियर? ओके, तो ये है आपका फ्रॉइड का स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। एक एक कर कर हम इस स्टेज को कवर करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको स्टेजेस को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टेज से, यानी जो फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिक्सेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवस्था से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लेजर सोर्स यानी कि जो आनंद का केंद्र होता है उस अवस्था में वो क्या होता है, इससे भी जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो फ्रॉइड का स्टेज है, जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अंतर्गत जिसे हम मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें फ्रॉइड ने कुल 5 स्टेजेस बताए हैं। उसमें कुल 5 स्टेजेस बताए हैं। पहला है आपका ओरल स्टेज, जिसे हम मुखावस्था भी कहते हैं। दूसरा है आपका एनल स्टेज, जिसे हम गुदावस्था कहते हैं। तीसरा है आपका फैलिक स्टेज, जिसे हम लिंग प्रधानावस्था कहते हैं। चौथा है आपका लेटेंसी स्टेज, जिसे हम अव्यक्तावस्था भी कहते हैं, अव्यक्तावस्था कहते हैं। पांचवा है आपका जेनाइटल यानी कि जननेंद्रियावस्था, जेनाइटल स्टेज यानी जननेंद्रियावस्था। तो एक एक करके हम स्टेजेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका ओरल स्टेज यानी कि मुखावस्था। इसमें आपको दिख रहा होगा स्लाइड में कि इसकी जो अवस्था होती है वो बच्चे के अंदर 0 से 1 साल के तक के बच्चे की होती है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका, और इसके बाद वो 1 साल जब तक हो जाता है तब तक की अवस्था ओरल यानी कि मुखावस्था मानी जाती है। इसका जो मुख्य बिंदु होता है, प्लेजर सोर्स केंद्र होता है, वो होता है बच्चे का मुख, यानी इस अवस्था का जो कामुकता क्षेत्र होता है वो मुंह होता है, और इसके फलस्वरूप बच्चा मुंह द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं जैसे चूसना, निगलना, जॉ करना, जबड़ा हिलाना, उससे कोई चीज दबाना, या जबड़े में दांत निकल आने पर दांत से दबाना आदि लैंगिक सुख प्राप्त करता है। यानी जो प्लेजर सोर्स है वो पूरी तरीके से उसका बच्चे का मुंह है, और वो कोई भी एक्सपीरियंस अपने मुंह के थ्रू ही लेने का प्रयास करता है। फ्रॉइड के अनुसार इस अवस्था पर अधिक या कम मात्रा में ओरल स्टिमुलेशन होने से, यानी मुखवर्ती उत्तेजन होने से अडल्टहुड में 2 तरीके के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। पहला जो व्यक्तित्व होगा वो होता है ओरल पैसिव पर्सनालिटी, यानी मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, और दूसरा जो होता है वो होता है अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, यानी कि ओरल एग्रेसिव स्टेज, ओरल एग्रेसिव स्टेज या व्यक्तित्व। जो पहला व्यक्तित्व है, जो पहले तरीके का व्यक्तित्व है, यानी ओरल पैसिव पर्सनालिटी या मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं अडल्टहुड में वो आशावादी होते हैं,
तथा उन्हें दूसरे व्यक्तियों पर विश्वास अधिक होता है। इनमें निष्क्रियता तथा दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता का शील गुण भी पाया जाता है। और जो दूसरों तरीके का व्यक्तित्व होता है, यानी कि मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए सदैव दूसरों पर अधिक प्रभुत्व दिखाते हैं तथा उनका बुरी तरीके से शोषण भी करते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों को सैडिस्टिक एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनकी ज्यादा रुचि होती है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक अवस्था में दो चीजें हो सकती हैं, अभी मैंने आपको बताया, उससे भी आपको थोड़ा अनुमान हो गया होगा कि या तो उसे हम सक्सेसफुली कंप्लीट करके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, या फिर अगर हमें उससे फिक्सेशन उस स्टेज में मिलता है, हम उस स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो स्टेज है कैसे हमारे भविष्य के जीवन को अफेक्ट करती है। जो मेजर डेवलपमेंट होता है, मैंने बोला मुंह सोर्स होता है, तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, सकिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, ये मेजर डेवलपमेंट होते हैं। और इसको जब हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चा बाहर निकल आता है। लेकिन अगर वो फिक्सेशन हो गया, उसका वहां पे बाध्यकरण हो जाता है, तो वही बच्चा आगे चलकर उसको स्मोकिंग में इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा, वो ज्यादा खाना शुरू कर देगा, या फिर नेल बाइटिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो फिक्सेशन के कारण ही होती हैं। यानी चूंकि सोर्स जो होता है वो मुंह होता है, तो आपको जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, आपको उसको देखने से पता चल गया होगा कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो मुंह से संबंधित है, और इसको मुंह से करने पे आपको आनंद की अनुभूति होती है। दूसरी जो हमारी अवस्था है वो है हमारा एनल स्टेज, यानी कि गुदावस्था। ये जो अवस्था होती है वो बच्चे के 1 साल से लेकर 3 साल तक की होती है। यानी जो जीवन का बच्चे का पहला सप्ताह होने पर प्रारंभ होता है तथा दूसरे साल की अवधि समाप्त होने तक बनी रहती है। 2 से 3 साल के आयु के बीच की अवधि होती है। और इस अवस्था में जो बच्चे का कामुकता क्षेत्र होता है वो अब मुंह से हट जाता है। अब जो प्लेजर सोर्स है, अब वो मुंह नहीं रह जाता, उसे मुंह से कार्य करने में आनंद नहीं आता है। अब जो इसका कामुकता क्षेत्र होता है वो एनल रीजन हो जाता है, यानी उस बच्चे के शरीर का गुदा क्षेत्र, यानी एनल रीजन। फलस्वरूप इसके बच्चे मलमूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं में आनंद उठाते हैं। इसी अवस्था में बच्चे को पेरेंट्स टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इस समय जो बच्चे का प्लेजर सोर्स होता है वो गुदा क्षेत्र होता है, एनएस होता है। और इस अवस्था में ही आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे को माँ बाप टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। इस अवस्था पर अधिक या कम उत्तेजना होने पर वयस्क अवस्था में भी 2 तरीके के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। पहला जो व्यक्तित्व होता है वो गुदा आक्रामक व्यक्तित्व होता है, यानी एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी। तथा जो दूसरा व्यक्तित्व होता है वो गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व, यानी एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। पहला जो हमारा व्यक्तित्व है, यानी कि गुदा आक्रामक व्यक्तित्व, उसमें व्यक्ति क्रूरता करता है, डिस्ट्रक्टिवनेस को फॉलो करता है, विनाशिता का जीवन व्यतीत करता है, विद्वेष करता है, घृणा करता है और रूल्स को फॉलो नहीं करता है। इसमें सारे शील गुणों की प्रधानता होती है। और जो दूसरे तरीके का व्यक्तित्व होता है एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी, उसमें बच्चा जिद्दी हो जाता है, कंजूसी करना सीख लेता है, चीजों को ऑर्डर में फॉलो करना शुरू कर देता है तथा समय निष्ठा के गुणों की प्रधानता होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा किस अवस्था में सीखता है, वो होगा एनल। इस समय इसका प्लेजर सोर्स क्या होता है, एनएस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फिक्सेशन की अवस्था आ जाती है, बाध्यकरण की अवस्था आती है, बच्चा इस अवस्था को टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो बाद में मेसीनेस, ऑर्डरलीनेस यानी जो क्रमबद्धता है वो इसके गुणों में शामिल हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका एनल स्टेज। अच्छा, इसमें जैसा ये ऑर्डरलीनेस तभी आएगा जब ओवरली हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी बहुत माता पिता का क्या होता है कि बहुत कठिन टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, मार के, पीट के, पनिशमेंट देके। इस तरीके की ट्रेनिंग में बच्चे को अक्सर फिक्सेशन की अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। और दूसरा, जब बहुत रिलैक्स्ड टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें बच्चे को लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाता है, यानी कि आप
टॉयलेट ट्रेनिंग देने में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, बच्चा अगर टॉयलेट ट्रेनिंग सही से कंप्लीट नहीं कर रहा है तो भी आपको माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस तरीके की टॉयलेट ट्रेनिंग में बच्चा बहुत लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासनहीन हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उसको भी खो देता है, लैक ऑफ मोरालिटी, नैतिकता भी नहीं होती है, यानी कि और फिर सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी होती है उसके स्पीच और बिहेवियर में। स्पीच और बिहेवियर के बीच में कोई भी तालमेल वो बच्चा नहीं बैठा पाता। ये तब होता है जब हम बहुत रिलैक्स्ड टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, तो बच्चे के अंदर इन तरह के गुणों का विकास हो जाता है। ये है आपका फ्रॉइड का दूसरा स्टेज, गुदावस्था। अब हम आते हैं फ्रॉइड के तीसरे स्टेज पे, जो कि है हमारा फैलिक स्टेज, जो कि 3 से 6 साल तक की अवस्था के बच्चों के अंदर आता है। फैलिक यानी कि लिंग प्रधान अवस्था, और इसके नाम से स्पष्ट है कि इसका जो प्लेजर सोर्स है वो है जेनाइटल। जो कामुकता क्षेत्र है वो जननेंद्रियां होती हैं, जेनाइटल होते हैं। लड़कियों की जननेंद्रियों को हम वजाइना कहते हैं, योनि कहते हैं, तथा लड़कों की जननेंद्रिय को हम शिश्न कहते हैं, या पेनिस, इंग्लिश में हम उसे पेनिश कहते हैं। क्लियर? और इस अवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी मात्र मनोग्रंथि और पितृ मनोग्रंथि का विकास होता है इस अवस्था में। और ये जो दोनों मनोग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मनोवृत्तियां होती हैं। इनके बारे में, इन दोनों मनोवृत्तियों के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में इनका अध्ययन करेंगे। और इसमें अगर फिक्सेशन हो जाता है, अगर इस अवस्था में फिक्सेशन हो जाता है, तो जो रिजल्ट होता है इसका वो होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी लैंगिक रूप से बच्चे की जो फंक्शनिंग होती है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है, वो नॉर्मल जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है सेक्सुअली। फोर्थ स्टेज है आपका, और इसके अंदर एक और चीज है कि बच्चे को जो है जनरली क्या होता है कि चिल्ड्रन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर इसमें फिक्सेशन की अवस्था आती है, फ्रस्ट्रेशन दिखाना शुरू कर देते हैं, और अनरियलिस्टिक एम्बिशन और सेल्फ लव, खुद को ही बार बार निहारना, खुद के चेहरे को ही बार बार देखना, इस तरीके के कामों की ओर उनका जो दिशा होता है वो चेंज हो जाता है। चौथा है हमारा फैलिक स्टेज, यानी कि फोर्थ जो स्टेज है हमारा वो है लेटेंसी, यानी कि अव्यक्तावस्था। लेटेंसी मतलब होता है छुपा हुआ, इसीलिए हम इसको अव्यक्ता यानी अव्यक्त, जो चीजें हम व्यक्त नहीं कर सकते या जो चीजें हमसे छुपी हुई हैं, इस अवस्था को हम कहते हैं। और ये अवस्था बच्चों में 6 से 12 साल तक के बच्चों के अंदर ये देखने को मिलती है। ये चौथी अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों में कोई नया कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता है, यानी जो प्लेजर सोर्स अब तक आप देखते आ रहे थे कि ओरल स्टेज में वो प्लेजर सोर्स उसका मुंह था, दूसरा में एनएस यानी गुदा था, तीसरे स्टेज में जननेंद्रियां थी, जेनाइटल्स थे, लेकिन चौथे स्टेज में चूंकि वो छिपी हुई होती है तो इसमें कोई भी बच्चे के अंदर नया कामुकता क्षेत्र का विकास नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें जो सेक्सुअल विसेस होते हैं, यानी जो लैंगिक इच्छाएं होती हैं, जो इसके पहले की अवस्था में बच्चे के अंदर ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में जन्म ले चुका था, वो भी सुषुप्त हो जाता है। खत्म नहीं होता लेकिन वो छिप जाता है, क्योंकि इस समय बच्चों के जीवन में और भी कई सारी घटनाएं घटित हो रही होती हैं। इसके पहले जब मैंने आपको बताया था, इसके पहले की वीडियो में सीरीज जब हम कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पीरियड होता है चाइल्डहुड का, है ना, 2 से 6 साल तक का जो पीरियड होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, और 6 से 12 साल का यानी 6 से 11 साल का जो पीरियड होता है वो मिडिल चाइल्डहुड होता है। तो इसमें आप बच्चा जो होता है वो बहुत क्रिएटिव हो जाता है, वो चीजों को करके देखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, वो समूह बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, फ्रेंड बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, वो अपने गोल्स का निर्धारण करना शुरू कर देता है, वो अपने जो सेक्सुअल फोर्सेस हैं, सेक्सुअल एनर्जी है,
उसको कहीं और मोड़ देता है, स्पोर्ट्स में लगाता है, और भी पढ़ाई में लगाता है, क्रिएटिव वर्क में लगाता है, आर्ट में लगाता है। यानी जो यहाँ पे उसकी सेक्सुअल एनर्जीज है वो डिफरेंट फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। इसीलिए इस समय बच्चे के अंदर कोई भी प्लेजर सोर्स नहीं होता है। सही अर्थ में अगर कहा जाए तो इस अवस्था में जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उनका सब्लिमेशन होता है, यानी उदात्तीकरण हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज में हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने बोला, बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है, आर्ट में इंटरेस्ट हो जाता है, स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट हो जाता है। तो टेक्निकली ये जो अवस्था है इसमें कोई भी प्लेजर सोर्स डेवलप नहीं होता है। लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट इस समय होता है वो होता है डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। बच्चा जब बड़ा होता है तो जिस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म यानी जो रक्षात्मक प्रक्रमों का प्रयोग करता है, ठीक है, उनका जो विकास होता है वो इसी अवस्था में हो जाता है। वो रक्षात्मक प्रक्रम क्या है, कौन कौन से हैं, वो जब हम पर्सनालिटी की थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो हम वहां पर इसका अध्ययन करेंगे। और चूंकि इसमें कोई भी प्लेजर सोर्स नहीं होता, किसी भी खास तरीके की ट्रेनिंग नहीं होती है, किसी भी खास तरीके का कोई गोल नहीं होता है, तो इसलिए इस अवस्था में कोई भी फिक्सेशन यानी बाध्यकरण की अवस्था भी नहीं आती है। इस समय बच्चे जो होते हैं, बच्चे यानी बॉयज और जो गर्ल्स होते हैं, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपने ही जेंडर के, यानी कि अगर लड़का है तो लड़कों की का ग्रुप ज्यादा पसंद करेगा, उनकी कंपनी में रहना ज्यादा पसंद करेगा, या फिर लड़कियां हैं तो लड़कियों के ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इस स्टेज की एक और खास विशेषता है कि जो भी जेंडर का ग्रुप होता है वो अदर जेंडर यानी जो डिफरेंट अपोजिट जेंडर होता है उस ग्रुप से वो नफरत करता है, उसको वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो ये हो गया आपका लेटेंसी यानी कि अव्यक्तावस्था, जो कि छिपी हुई कार्य इसमें होते हैं। जो प्लेजर सोर्स होता है वो छिपा होता है, वो व्यक्त नहीं होता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है हमारी वो होता है जेनाइटल स्टेज, यानी कि जननेंद्रियावस्था, जो कि 12 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनके अंदर इनका विकास होता है। ये 12 वर्ष की आयु से 12 या 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और निरंतर चलती रहती है, ठीक है। इसका कोई हम नहीं कह सकते हैं कि 12 से 15 या 12 से 18 या 12 से 20, ऐसा कोई भी हम लिमिट इसके लिए सेट नहीं कर सकते। ये 12 से 13 साल के बच्चे से प्रारंभ होती है और निरंतर चलती रहती है। इस अवस्था में किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था दोनों ही सम्मिलित होते हैं, यानी बच्चा अडोलसेंस के स्टेज में भी होता है और अडोलसेंस से अडल्टहुड की तरफ भी अग्रसर हो रहा होता है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में यानी गर्ल्स एंड बॉयज में बहुत तरह के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और उनके अंदर ग्रंथीय विकास भी हो रहा होता है, यानी फुल सेक्सुअल मैच्योरिटी, परिपक्व होते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ के कुछ वर्ष जो होते हैं, किशोरावस्था के जो वर्ष होते हैं, उनमें व्यक्तियों में अपने ही लिंग के व्यक्तियों के साथ रहने, उठने, बैठने और बातचीत करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा तीव्र हो जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसके पहले की जो स्टेज था अव्यक्तावस्था, उसमें क्या होता है कि लड़कों को लड़कों का ही ग्रुप अच्छा लगता है और लड़कियों को लड़कियों का ही ग्रुप अच्छा लगता है, और वो दूसरे अपोजिट जेंडर से एक तरीके से नफरत करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं और उनके साथ रहना भी वो बहुत पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर की जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। अब क्योंकि वो पूरी तरीके से सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उनका जो प्लेजर सोर्स होता है अब वो जननेंद्रियां हो जाती हैं, जेनाइटल हो जाते हैं, और अब वो अपोजिट यानी कि जो दूसरा लिंग है उसके व्यक्तियों के साथ रहने, उठने, बैठने और बातचीत करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। इसे फ्रॉइड ने एक नाम दिया है। और इसमें एक और चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसमें एक तो फुल सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, अब जो दूसरे ग्रुप के प्रति जो नफरत है वो भी थोड़ा करके कम हो जाती है, और होमोसेक्सुअलिटी यानी समलिंग कामुकता और विषम लिंग कामुकता यानी हेटेरोसेक्सुअलिटी दोनों का विकास हो जाता है। जैसे ही जो बच्चा होता है वो अडोलसेंस से किशोरावस्था से
अडल्टहुड प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता है तो उसमें इन दोनों प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, यानी होमोसेक्सुअलिटी, समलिंग कामुकता, और विषमलिंग कामुकता या हेटेरोसेक्सुअलिटी। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है और वो सामाजिक रूप से जो भी अनुमोदित लैंगिक संबंध होते हैं उनको स्थापित करके एक संतोषजनक जिंदगी यानी जो मेंटली हेल्दी लाइफ होती है उसकी ओर बढ़ जाता है। इसी अवस्था में शादी होती है, बच्चे होते हैं, यानी कि जो हमारा परिवार होता है उसका जो विकास होता है, वो जो जन्म लेता है वो इसी अवस्था में होता है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल सेक्सुअलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, अडॉप्टेबिलिटी होती है, सिक्योर्ड कोऑपरेटिव लाइफ होती है, ये तब होता है जब पूरी तरीके से हम इस अवस्था को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस अवस्था को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इस अवस्था में किसी को जैसे मैंने बोला कि विषम लिंग के प्रति भी हमारा आकर्षण बढ़ता है और वहां से उसे असफलता प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं वो इस स्टेज पर फिक्स हो जाता है, रुक सा जाता है। और अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो खुद से ही प्यार, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, खुद से ही प्यार करना शुरू कर देते हैं, खुद को सजाने संवारने में यानी ब्यूटीफाई करने में बिना मतलब का टाइम वेस्ट करते हैं अननेसेसरी ड्यूरेशन तक, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, और एंड एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। तो ये तब होता है जब फिक्सेशन होता है, जब हम इस अवस्था को पार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हुआ इन पांचों स्टेजेस को देखकर कि जो मनोलैंगिक अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, उनसे होकर व्यक्ति की लैंगिक ऊर्जा का धीरे धीरे विकास होता है, जिससे व्यक्ति बाल्यावस्था के निष्क्रियता को त्याग कर, पैसिविटी को त्याग कर वयस्कावस्था में सामाजिक रूप से उपयोगी और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसके अलावा मैंने एक और चीज आपसे कही थी, आप अगर थर्ड स्टेज नोटिस कर रहे हो तो उसका जो मेजर डेवलपमेंट पोर्शन है वहां पे दो तरीके की मनोवृत्तियां दी गई हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी मात्र पितृ ग्रंथि, मात्र ग्रंथि और पितृ ग्रंथि। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, मैंने आपसे कहा था कि हम अगले स्लाइड में जरूर इसका अध्ययन करेंगे, तो अब हमें इसको अध्ययन करना है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी कि मात्र मनोग्रंथि ग्रंथि। This develops in a boy who becomes attached to his mother and fears his father. He feels that if father comes to know his desire for mother, he will be angry and will punish him by castrating. To cope with this anxiety, the boy starts identifying with the father and tries to become like him. यानी कि ये जो मात्र मनोग्रंथि है, इस मनोग्रंथि का विकास लड़कों में होता है, बॉयज में होता है। और फ्रॉइड का मानना था कि ये जो दोनों ग्रंथियां होती हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो यूनिवर्सल होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मात्र मनोग्रंथि होती है उसमें जो बच्चा होता है उसे हमेशा ये महसूस होता है कि उसका जो अटैचमेंट है, उसका जो प्लेजर सोर्स कह लीजिए, वो माँ से जुड़ा होता है, वो माँ के करीब ज्यादा रहता है और पिता से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि अक्सर वो अपने माँ के करीब अपने पिता को देखता है, और चूंकि वो अपनी माँ से अटैच होता है तो वो नहीं चाहता कि उसकी माँ के इर्द गिर्द कोई भी और व्यक्ति हो, कोई भी अपोजिट जेंडर का व्यक्तित्व आए या व्यक्ति आए। ऐसा फ्रॉइड का मानना था। चूंकि वो डरता है कि अगर उसके पिता को उसकी इच्छाओं को, इस इच्छाओं के बारे में पता चल जाएगा, ये जो सेक्सुअल अर्जेस होते हैं जो वो अपनी माँ की तरफ दिखाना शुरू कर देता है, तो उसको हमेशा ये डर लगता है कि अगर उसके पिता को उसकी इच्छाओं के बारे में पता चल जाएगा तो वो उससे नाराज होंगे, उससे गुस्सा होंगे और उसे कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी देंगे। पनिशमेंट होगी कैस्ट्रेटिंग, यानी बाध्यकरण की पनिशमेंट। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि वो इस समय इन तरीके के ग्रंथियों से जूझ रहा होता है,
तो उसे एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, चिंताओं में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो इन इच्छाओं से कैसे पार पाए, कैसे उसे इन चीजों से निजात मिले, कैसे वो अपने पिता को भी नाराज नहीं करना चाहता लेकिन अपनी माँ को भी नहीं छोड़ना चाहता, अपने माँ के करीब भी उन्हें नहीं जाने देना चाहता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इस अवस्था में उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस की फीलिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर इस स्ट्रेस से बचने के लिए, इस एंजाइटी से बचने के लिए, इसे कोप करने के लिए बच्चा अपने फादर को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। यानी वो सब कुछ करने लगता है जो उसके पिता करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भावना जरूर होती है कि अगर वो अपने पिता के जैसा बन जाएगा तो उसकी माँ भी उससे अटैच हो जाएगी, उसकी माँ भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और जो पिता को गुस्सा है वो भी कम हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं मात्र मनोग्रंथि, और ये लड़कों में ही इसका विकास होता है। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो पिता से घृणा करता है, पिता को बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है, वो सारी चीजें पिता से डरता है और सोचता है कि उसका कैस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी जो उसके लिंग है वो कटवा दिए जाएंगे। इस चिंता को हम बंधियाकरण चिंता या कैस्ट्रेशन एंजाइटी की भी संज्ञा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो है आपका वो है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी कि पितृ मनोग्रंथि। ठीक है, इस मनोग्रंथि का जो विकास है वो लड़कियों के अंदर होता है, गर्ल्स के अंदर होता है। और ये दोनों जो मनोग्रंथियां होती हैं उनका विकास अचेतन रूप से होता है, यानी जानबूझकर इन ग्रंथियों का विकास नहीं किया जाता है और ये यूनिवर्सली होते हैं, सर्व मान्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कल्चर में इस तरीके की ग्रंथियों का विकास होगा, दूसरे कल्चर में नहीं होगा, ऐसा फ्रॉइड का मानना था। पितृ मनोग्रंथियां जो होती हैं, द गर्ल्स डेवलप दिस कॉम्प्लेक्स वेयरइन हर फादर बिकम्स हर इरोटिक फोकस। लड़कियों में ये जो ग्रंथियां होती है उनका विकास होता है और जो इरोटिक फोकस होता है वो पिता होते हैं, यानी वो पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनका इरोटिक फोकस पिता की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसमें अचेतन रूप से लड़की पिता से लैंगिक सुख चाहती है तथा माता से घृणा करती है। जैसा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे अपोजिट होता है, वो माता से घृणा करती है। और लड़कियों में माँ के प्रति घृणा का कारण ये भी होता है कि वो बार बार ये सोचती है कि उसके पास पिता या अपने भाई के समान लिंग नहीं है जो होना चाहिए था, और उसकी माँ ही उसे इस लिंग से वंचित किया है। और इससे फ्रॉइड ने लिंग इच्छा या पेनिस एनवी भी कहा है, जो लड़कों में पाए जाने वाले कैस्ट्रेशन एंजाइटी, बंधियाकरण चिंता के समान है। Yani she experiences penis envy and thinks that it is her mother doing that, she doesn't have the organ. हमेशा चूंकि वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, उनसे लैंगिक सुख चाहती है, अपनी माँ से घृणा करती है, तो उसके जीवन में जो भी चिंताएं होती हैं वो उसका कारण अपनी माँ को ही समझती है। उसे लगता है कि उसके पास अगर वो लिंग नहीं है तो उसका कारण उसकी माँ है, और इस एनवी को, इस इच्छा को फ्रॉइड ने पेनिस एनवी या फिर लिंग इच्छा का नाम दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉइड की थ्योरी के, जिसे आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुट अप किए जाते हैं। In spite of her resentment for her mother, she identifies and behaves like her mother to get her father's attention and love. चूंकि अगर इन मनोग्रंथियों का सफलतापूर्वक समाधान हो जाता है तो लड़के तथा लड़की में दोनों में मोरालिटी का यानी नैतिकता का विकास हो जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की जब बात करते हैं, यानी पितृ मनोग्रंथि की जब हम बात करते हैं, चूंकि वो अपनी माँ से बहुत नफरत करती है जो लड़की होती है, इसलिए उस एंजाइटी से कोप अप करने के लिए वो अपनी माँ जैसा बनना पसंद करती है। यहाँ पे फिर वही सारी चीजें हैं, क्योंकि उसे लगता है कि जो उसके फादर हैं उसकी माँ की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो जैसा दिखती हैं, जैसे काम करती हैं, जैसा सोचती हैं, वो उनके फादर को ज्यादा पसंद है। तो अगर मैं भी अपनी माँ के इन सारे गुणों को अपना लूंगी तो जो फादर का अटेंशन और लव है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लड़के अपने फादर को आइडेंटिफाई करते हैं और लड़कियां अपनी मदर को आइडेंटिफाई
या उनसे प्रभावित होकर उनके जैसे बनने का प्रयास करती हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो अपने फादर का अटेंशन पाना चाहती हैं और लड़के अपने मदर का अटेंशन पाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने फादर या मदर को कॉपी या आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा फ्रॉइड का मानना था और इसी दोनों कॉम्प्लेक्सेस यानी मनोग्रंथियों की वजह से फ्रॉइड की जो थ्योरी है उसको कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी कही जाती है, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स में इस तरीके की मनोग्रंथियों के बारे में माना जाता है कि सही नहीं है, नैतिक रूप से सही नहीं है। लेकिन फ्रॉइड के अनुसार ये हर यूनिवर्सल है और हर कल्चर में इनका विकास होता है। और फ्रॉइड का ये भी मानना है कि अगर हम सफलतापूर्वक यानी जो बच्चा होता है सफलतापूर्वक इन ग्रंथियों मनोग्रंथियों से पार कर जाता है तो उनमें मोरालिटी का विकास हो जाता है। लेकिन अगर ठीक ढंग से समाधान नहीं हो पाता है, वो इन मनोग्रंथियों से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसका कुप्रभाव उसके वयस्क व्यक्तित्व पर सीधा पड़ता है। और फ्रॉइड के अनुसार जो लड़के फेलिक स्टेज में फिक्स हो जाते हैं, उनमें वयस्क होने पर व्यक्तित्व के कई सारे ट्रेड्स उनमें दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे हाई एम्बिशन, शेखबाजी, उतावलापन, गुस्सा। और जो लड़कियां अगर इस स्टेज पे फिक्सेशन उनमें आता है, फिक्स होती हैं, तो उनमें जैसे फ्लर्ट का नेचर होना, सिडक्टिवनेस आना और स्वच्छंद संभोगिता की भावना आना, इस तरीके की जो शील गुण हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। ये फ्रॉइड का मानना था। फ्रॉइड का ये जो सिद्धांत है जो अभी अभी हमने पढ़ा, वो मनोलैंगिक सिद्धांत, उसके अनुसार ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, अंडरस्टैंडेबल है और दूसरी चीज है कि ये बहुत डिस्क्रिप्टिव नेचर का है और इसके माध्यम से मानव व्यवहार के बारे में तार्किक रूप से अध्ययन किया गया है, स्पेशली बच्चों के बारे में। और इसका जो अध्ययन होता है वो मॉडर्न समय में, जैसे मैंने बोला कि हम अभी तक इन सारी थ्योरीज को फॉलो करते हैं, जितनी भी कंसेप्ट फ्रॉइड ने दिए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करते हैं। तो ये हो गया आपका मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का एक पार्ट, जो फ्रॉइड की थ्योरी थी, मनोलैंगिक सिद्धांत। और इसके जो और पार्ट हैं वो हम पर्सनालिटी में जब हम पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। और अगला जो वीडियो होगा वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी पे होगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप जितनी भी पहले की वीडियोस हैं उनको देखिए, उनको कवर करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके उनको कंप्लीट करने की भी कोशिश करिए। और जब हम ये सारी वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे, मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि मैं जरूर एक ऐसा वीडियो डालूंगी जिसमें प्रीवियस ईयर पे किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप तक इजीली पहुंच जाए और आपको समझने में उन सारे तथ्यों को आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।